नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 के उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मांग। हम सब ने मांग के बारे में या हम सब प्रतिदिन कुछ ना कुछ किसी न किसी वस्तु की मांग करते हैं, परंतु मांग क्या होती है ये जानना आवश्यक है कि मांग होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मांग क्या होती है कि किसी उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर, तो चीजें क्या हो गई, ये तो निश्चित समय एक निश्चित कीमत पर उस वस्तु को प्राप्त करने की या उस वस्तु को खरीदने की इच्छा, उस वस्तु के लिए पर्याप्त कर सकती और उस वस्तु के लिए त्याग की तत्परता होती है, तो वह वस्तु उपभोक्ता के लिए मांग हो जाएगी या मांग कहलाएगी। इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है। पहली तो क्या है, उपभोक्ता की इच्छा। दूसरी है पर्याप्त कर सकती और तीसरी है त्याग की तत्परता। दो और है समय और कीमत। देखो, कोई भी उपभोक्ता होता है वो किसी भी वस्तु की चीज को मांग करता है या खरीदता है, तो सबसे पहले क्या होती है, उसकी इच्छा होनी जरूरी है, क्योंकि इच्छा के बिना वो कोई वस्तु खरीदेगा नहीं। जैसे विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी की इच्छा होती है कि मैं पेन खरीदूं, कॉपी खरीदूं, किताब खरीदूं या अन्य कोई चीज खरीदूं। वर्तमान युग में क्या है, डिजिटल युग चल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट की क्या होती है कि मैं मोबाइल खरीदूं, मोबाइल के माध्यम से कुछ वीडियो देखूं जिससे मेरा ज्ञान बढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है, इच्छा होती है। तो किसी वस्तु के लिए मांग में सर्वप्रथम पहला क्या होना चाहिए, इच्छा। दूसरा क्या है, पर्याप्त कर सकती। अब उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त कर सकती भी होना जरूरी है, यानी उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए कि उस वस्तु को खरीद सके। तीसरा है त्याग की तत्परता, ठीक है। इच्छा भी है, उसके पास पर्याप्त कर सकती भी है, ठीक है। तो उस वस्तु के लिए उस वस्तु को खरीदने के लिए उसकी त्याग की तत्परता भी होनी जरूरी है, ठीक है। तो इन तीनों स्थितियों में अगर वो मान लेता है तो वो वस्तु क्या हो जाती है, उसकी मांग होती है। समय, ठीक है, समय भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि कोई जैसे गर्मी का समय है या सर्दी का समय है, तो दोनों समय में क्या होती है, दोनों वस्तुओं की मांग अलग अलग होती है। सर्दियों में गर्म कपड़ों की मांग होती है, ठीक है, और गर्मियों में एसी कूलर की मांग होती है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति गर्मियों में गर्म कपड़े नहीं खरीदेगा, ठीक है। एक होती है कीमत। कुछ वस्तुओं की कीमत क्या होती है, हमारे बजट के अकॉर्डिंग होती है, तो हम उस वस्तु की मांग करते हैं। और कुछ वस्तुओं की कीमत हमारे बजट के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हम उसकी मांग नहीं करते। जैसे हीरे जवाहरात है, गरीब व्यक्ति के लिए उसकी मांग नहीं होती, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उनको खरीद सके, ठीक है। तो इसलिए मांग क्या होगी, किसी उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु के लिए प्राप्त कर सकती, उस वस्तु के लिए त्याग की तत्परता होती है, तो वह वस्तु उपभोक्ता के लिए मांग कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी समझ में आ गया होगा कि मांग होती क्या है, ठीक है। वापस मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन। किसी उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु के लिए पर्याप्त कर सकती तथा उस वस्तु को के लिए त्याग की तत्परता होती है, तो वह वस्तु उपभोक्ता के लिए मांग कहलाएगी, ठीक है। तो मांग की एक चीज मैंने आपको समझा दी है। अब मांग होती क्या है, मांग होती क्या है, ठीक है। किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदता है।
आपको लिख के बता देता हूँ। किसी उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उस वस्तु के लिए पर्याप्त कर सकती उस वस्तु के लिए त्याग की तत्परता होती है तो वह वस्तु उपभोक्ता के लिए मांग होगी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मांग क्या होती है। तो मांग, किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीद सकता है या खरीदी जाती है। तो क्या होगी, किसी वस्तु के लिए किसी वस्तु के लिए मांग वह मात्रा होती है जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीद सकता है। तो मांग क्या होती है कि किसी वस्तु के लिए मांग वह मात्रा होती है जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीद सकता है, वह होती है मांग। तो मांग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मांग क्या है। कभी कभी मांग के बारे में पूछा जाता है कि मांग किसे कहते हैं, तो ये मांग की डेफिनेशन होगी। अब है मांग का संबंध कीमत, स्थान और समय से होता है। देखो, मांग का संबंध है वो हमेशा कीमत से होता है। वस्तु की कीमत घटने पर मांग कम हो जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। मोस्टली ये होता है, ठीक है। तो इसलिए मांग का संबंध कीमत से होता है। कीमत के साथ साथ मांग का संबंध होता है स्थान के साथ। जैसे हम भारत देश की बात करते हैं कि भारत देश में विभिन्न प्रकार के त्योहार आते हैं, ठीक है। अगर हम विदेश में जाएंगे तो भारत जितने त्योहार विदेशों में नहीं आते। जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति आता है, तो मकर संक्रांति पे क्या होता है, पतंग या धागे की मांग होती है। परंतु ये चीज हम इंग्लैंड में जाएंगे उसी समय, तो इंग्लैंड में इन चीजों की मांग नहीं होती। दीपावली के समय हमारे पटाखों की मांग होती है, ठीक है। परंतु विदेशों में क्या दिवाली मनाते नहीं लोग, तो वहाँ पटाखे की मांग नहीं होती। तो इसलिए क्या होते हैं, स्थान के साथ क्या होती है, मांग का संबंध होता है। फिर है समय। हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि समय के साथ भी क्या होती है, मांग का संबंध होता है। जैसे गर्मियों में क्या होती है, एसी, कूलर, पंखे की मांग होती है, जबकि सर्दियों में गर्म कपड़ों की मांग होती है, जैसे स्वेटर है, जैकेट है, ठीक है, कंबल है, आदि की मांग होती है। तो इस प्रकार ये जो मांग वाला टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कि मांग क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे मांग फलन की। मांग फलन की बात करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे कि फलन क्या होता है।
मांग फलन को जानने के पहले हम फलन जानेंगे कि फलन होता क्या है। देखो, एक नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है कभी कभी कि फलन किससे कहते हैं और फलन होता क्या है। तो फलन क्या है? दो चरों के बीच के संबंध को दर्शाता है। फलन क्या है? फलन दो चरों के बीच के संबंध को दर्शाता है, वह फलन कहलाता है। तो फलन क्या है? फलन फलन दो चरों के बीच, दो चरों के मध्य के संबंध को दर्शाता है। तो फलन क्या होता है? फलन दो चरों के मध्य के संबंध को दर्शाता है, ये फलन कहलाता है। तो फलन समझ में आ गया। फलन की डेफिनेशन क्या होगी कि दो चरों के मध्य या दो चरों के बीच में जो संबंध दर्शाता है वह क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। अब इसका हम गणित रूप देखेंगे कि y बराबर फलन x, ठीक है, जहां f बराबर क्या है? फलन को दर्शा रहा है। ये f क्या है? फलन को दर्शा रहा है। और x और y दो चर हैं, किस संबंध को बता रहा है, ठीक है। x है स्वतंत्र चर और y है आश्रित चर, ठीक है। इसमें परिवर्तन होने पर इसमें परिवर्तन होगा, ये स्वतंत्र चर है, ठीक है। जब इसमें ही परिवर्तन होगा तब जाकर इसमें परिवर्तन होगा, नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? ये y क्या है? आश्रित है, इस पर डिपेंड है। किस पर? स्वतंत्र चर अक्ष पर डिपेंड, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा फलन। y अक्ष पर निर्भर है। ये y किस पर निर्भर है? y अक्ष चर पर, y चर अक्ष चर पर निर्भर है, ठीक है। अक्ष स्वतंत्र चर है और y आश्रित चर है, ठीक है। तो बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि फलन क्या होता है। अब हम बात करेंगे मांग फलन की, कि मांग फलन क्या होता है। मांग फलन, मांग फलन, डिमांड फंक्शन, ठीक है। कि मांग फलन क्या होता है। देखो, फलन हमें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फलन क्या है? दो चरों के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार मांग फलन क्या है? कि किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाने वाले फलन को मांग फलन कहते हैं, ठीक है। इन वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच जिस संबंध को दर्शाता है फलन, उसी फलन को क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। तो मांग फलन क्या हो जाए? किसी वस्तु की कीमत तथा उस किसी वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु की मात्रा के मध्य के संबंध को दर्शाने वाले फलन को मांग फलन कहते हैं। तो मांग फलन क्या हो गया? किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मात्रा के मध्य के संबंध को दर्शाने वाले फलन को मांग फलन कहते हैं, ठीक है। अब मांग फलन का गणितीय रूप क्या होगा? dx बराबर फलन px, जहां dx क्या है? वस्तु की मांग मात्रा, px क्या है?
वस्तु की कीमत और एफ दर्शाता है फलन। पी एक्स क्या है? स्वतंत्र चर है, जबकि डी एक्स करके है आश्रित चर है। यानी वस्तु की मांग मात्रा वाला टॉपिक, वस्तु की मांग मात्रा किस पर डिपेंड है? वस्तु की कीमत। यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर ही मांग मात्रा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ये क्या है? मांग फलन है। तो मांग फलन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मांग फलन क्या है। ठीक है, तो किसी वस्तु की कीमत या उस वस्तु की मात्रा के मध्य के संबंध को दर्शाने वाले फलन को मांग फलन कहते हैं। ठीक है, तो ये मांग फलन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। हमने मांग फलन पढ़ लिया कि मांग फलन क्या होता है। मांग फलन के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मांग फलन क्या है या मांग फलन किसे कहते हैं। तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के दर्शाने वाले फलन को मांग फलन कहते हैं। अब हम जानेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? देखो, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत सारे होते हैं, जिसमें पहला है वस्तु की कीमत। जो सबसे ज्यादा मांग को प्रभावित करता है वह स्वयं वस्तु की कीमत होती है। स्वयं वस्तु की कीमत। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा में कमी हो जाती है, और वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो पहला प्रभाव ये हो गया। ठीक है, कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा में कमी हो जाती है, और वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो पहला प्रभाव तत्व क्या है? वस्तु की स्वयं की कीमत। यानी वस्तु की कीमत जब बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत कम हो गई तो मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करती है। दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। देखो, संबंधित वस्तु की कीमत भी क्या है? मांग को प्रभावित करती है। ठीक है, कि कुछ संबंधित वस्तुएं होती है जिसमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की कीमत की मात्रा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। ठीक है, इनकी कीमत में वृद्धि होती है या कमी होती है। ठीक है, तो इनकी मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना। तो दो वस्तुएं हैं। पहली है स्थानापन्न वस्तु। देखो, स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है। तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग या उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका
उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, समझना। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। जैसे उदाहरण है स्थानापन्न वस्तुओं का चाय और कॉफी। अब स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है कि जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक स्वरूप का होता है। मांग वक्र स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र धनात्मक स्वरूप का होता है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। ध्यान देना, स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। ध्यान देना, अगर स्थानापन्न वस्तु है और एक वस्तु की कीमत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि। उस वस्तु की नहीं, दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, हम रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे कि स्थानापन्न वस्तु है। ठीक है, देखना इधर रेखा चित्र मैंने बनाया है। स्थानापन्न वस्तु ले रहा हूं, यहां मैं लेता हूं चाय की मात्रा, बॉक्स पर क्या आती है? चाय की मात्रा, और OY पर आती है कॉफी की कीमत। प्रारंभ में कीमत थी OP और मात्रा थी OQ। अब कॉफी की कीमत बढ़कर कितनी हो गई? OP से OP1 हो गई, तो चाय की मात्रा बढ़कर OQ से OQ1 हो गई। तो एक ऐसा बनेगा मांग वक्र धनात्मक स्वरूप लिए। कैसे? अब समझाना चाहूंगा कि सारे कीमत बढ़ी तो चाय की मात्रा कैसे बढ़ी? समझना, कॉफी की कीमत बढ़ गई तो कॉफी की कीमत बढ़ने पर क्या होती है? लोग कॉफी पीना कम कर देंगे। कीमत बढ़ी कॉफी तो कॉफी पीना कम कर देंगे। अब वो कॉफी के स्थान पे क्या करेंगे? चाय पीने लग जाएंगे। तो चाय पीने से क्या होती है? चाय की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, या इसमें कमी हो गई तो चाय की मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी। कॉफी सस्ती हो गई तो लोग क्या करेंगे? चाय छोड़कर कॉफी पीने लग जाएंगे। तो चाय की मात्रा में क्या हो गई? कमी हो गई। तो स्थानापन्न वस्तु आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी संबंधित वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। अभी हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला पढ़ा था वस्तु स्वयं की कीमत, दूसरा हमारा टॉपिक चला संबंधित वस्तुएं। ठीक है, तो संबंधित वस्तुओं में हमने सबसे पहले पढ़ा स्थानापन्न वस्तु। अब दूसरा पढ़ेंगे हम पूरक वस्तु। ये नोट्स उतारते रहना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। अब दूसरी संबंधित वस्तु है पूरक वस्तुएं।
इससे पहले हमने स्थानापन्न वस्तु पढ़ी। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है। पूरक वस्तुएं क्या होती है कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग साथ साथ किया जाता है, जैसे पेन और स्याही। पेन का कोई महत्व नहीं है स्याही के बिना, और स्याही का कोई महत्व नहीं है पेन के बिना। तो इसलिए पूरक वस्तुओं में क्या होता है, दोनों वस्तुएं साथ साथ उपयोग की जाती है। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है। ठीक है, तो पूरक वस्तुएं क्या होती है कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे पेन और स्याही। देखो पेन और स्याही का प्रयोग हमेशा साथ साथ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरक वस्तुएं है पेन और स्याही। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है, तो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। ठीक है, पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। यानी एक वस्तु की कीमत क्या हो रही, बढ़ गई, तो दूसरे की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में कमी होती है। यानी ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है पूरक वस्तु में। यानी एक वस्तु की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, तो दूसरे की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो ये हमने पूरक वस्तुएं पढ़ी। ठीक है, इनको नोट कर लेना और इनको समझ लेना। ठीक है, अब हम रेखा चित्र के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा की पूरी पूरक वस्तुएं समझ में आ जाएगी। जैसे स्थानापन्न वस्तुएं समझ में आई थी, वैसे पूरक वस्तु भी समझ में आ जाएगी। तो मैं बताता हूं रेखा चित्र के माध्यम से। यहां मैंने ले ली पेन की मात्रा और यहां मैंने ले ली स्याही की कीमत। पूरक वस्तुएं क्या है, पेन और स्याही है ना, तो यहां मैंने ले ली पेन की मात्रा, यहां ले ली मैंने स्याही की कीमत। शुरुआत में या प्रारंभ में तो स्याही की कीमत ओपी थी, तो पेन की मात्रा क्या थी, ओक्यू थी। ठीक है, अब स्याही की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़कर ओपी से ओपी1 हो गई, तो पेन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी ओक्यू से ओक्यू1 नहीं, पहले की तुलना में क्या हो गई, कम हो गई। कैसे समझना कि पेन स्याही की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, स्याही की कीमत क्या हो गई, इस स्याही की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। अब स्याही की कीमत बढ़ने से क्या होगा, पेन की कीमत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब पेन की कीमत बढ़ गई तो हमने पढ़ा है कि पेन की कीमत बढ़ने से क्या होती है, उसकी मात्रा में कमी हो जाती है। तो मात्रा क्या हो जाएगी, OQ से घटकर OQ1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो वक्र कैसे बनेगा,
ऐसे नीचे गिरता हुआ। ठीक है, तो पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं किस प्रकार मांग को प्रभावित करती है समझ में आ गया होगा। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पूरक वस्तुएं क्या होती है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, स्थानापन्न और पूरक वस्तु। ठीक है, इनको अच्छे से समझ। ठीक है, अब मांग को प्रभावित करने वाला तीसरा तत्व है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, पहला था वस्तु की स्वयं की कीमत, दूसरा था संबंधित वस्तु की कीमत, और तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता की आय। तीसरा क्या है उपभोक्ता की आय। देखो, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है, और उपभोक्ता के आय में कमी होने पर मांग में कमी होती है। सिंपल सी है। ठीक है, उपभोक्ता पहले 10,000 रुपए कमाता था तो उस हिसाब से मांग करता था। अब उपभोक्ता की क्या हो गई, कीमत आय बढ़कर 20,000 रुपए हो गई, तो वो क्या है पहले की तुलना में ज्यादा मांग करने लग गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, और आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। ठीक है, ये धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर वस्तुओं की मांग में भी कमी होती है। ठीक है, आय बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, और आय घटेगी तो वस्तुओं की मांग भी घटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसमें उपभोक्ता की आय में, ठीक है, और वस्तु की मांग मात्रा में। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, उपभोक्ता की पसंद और रुचि। उपभोक्ता की पसंद और रुचि। उपभोक्ता की पसंद और रुचि, देखो उपभोक्ता किसी भी वस्तु को पसंद करता है या उसकी उस वस्तु में रुचि होती है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। अगर उपभोक्ता किसी वस्तु को पसंद नहीं करता या उसकी रुचि नहीं होती तो उस वस्तु की मांग में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो यह होगा उपभोक्ता की पसंद और रुचि में, उपभोक्ता की पसंद और रुचि। ठीक है, किसी उपभोक्ता की अगर किसी वस्तु में रुचि होगी या वह वस्तु उसे पसंद होगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। कोई वस्तु पसंद है या उसकी रुचि है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। अगर किसी उपभोक्ता की अगर किसी वस्तु में
रुचि नहीं है, रुचि नहीं है और वह वस्तु उसे पसंद नहीं हो तो उस वस्तु की मांग में कमी होगी। तो चौथा पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि उपभोक्ता की रुचि और पसंद। अगर उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु में रहेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, या वो वस्तु पसंद होगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। अगर कोई वस्तु पसंद नहीं है उपभोक्ता को तो उसकी मांग घटेगी, अगर उसकी रुचि नहीं है वस्तु में तो उसकी मांग घटेगी। तो चौथा पॉइंट बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब है पांचवा पॉइंट, भविष्य की प्रत्याशाएं। पांचवा है भविष्य की प्रत्याशाएं। भविष्य की प्रत्याशाएं का मतलब क्या है? अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो उस वस्तु की मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करते हैं? आज के समय उसको ज्यादा खरीद लेंगे, ठीक है। अगर किसी वस्तु की कीमत घटने वाली है, जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो लोग क्या करेंगे? उसको नहीं खरीदेंगे। वो ऐसे सोचेंगे कि जब कम हो जाएगी तब हम उसको खरीदेंगे। तो उस समय क्या होती है? उसकी मांग में कमी हो जाती है। इसलिए भविष्य की प्रत्याशा या भविष्य की होने वाले अनुमान के आधार पर भी क्या होता है? वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो हम किसी वस्तु का उदाहरण लेते हैं, जैसे प्याज को मान लो, हमें ऐसे लगता है कि 1 महीने बाद में प्याज की कीमत बढ़ने वाली है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी उसको क्या करेगा? ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि उसको पता आगे जाके इसकी कीमत बढ़ने वाली है। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है भविष्य में तो उसकी मांग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर उसको लगे कि भविष्य में प्याज की कीमत कम होने वाली है तो वो आज के समय वस्तु की मांग करेगा ही नहीं, तो प्याज की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 5 मैंने पॉइंट बताए हैं आपको मांग को प्रभावित करने वाले। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, इसमें मैंने स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में अच्छे से समझा दिया, पूरक वस्तुओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद और रुचि और भविष्य की प्रत्याशा। ये मैंने 5 पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिए और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के इस मांग को प्रभावित करने वाले टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगला जो पॉइंट है इस चैप्टर का वह है मांग का नियम। बहुत सरल है मांग का नियम और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें क्या है? वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु, पसंद, रुचि, ये क्या रहेगी? समान रहेगी, ठीक है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होगी तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थात
वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो मांग का नियम क्या हो गया कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, यही क्या कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। अन्य बातें समान रहने पर, ये क्या है, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पढ़ा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व जब हम मांग का नियम ज्ञात करें उस समय क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, नहीं स्थिर रहनी चाहिए। तो जब किसी वस्तु की कीमत में क्या होती है, कम वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा में कमी होती है, और कीमत में कमी हो गई तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, यानी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, यही मांग का नियम कहलाता है। अब हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहां है वस्तु की कीमत यानी P, और यहां है वस्तु की मांगी गई मात्रा, वस्तु की मांगी गई मात्रा हो गई क्वांटिटी। ठीक है, वस्तु की कीमत 1 रुपए थी तो मांग कितनी थी, 50। वस्तु की कीमत 2 रुपए होगी तो मांग क्या हो गई, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 40 हो गई। मांग 3 रुपए हो गई तो ए 30 हो गई। मांग 40 हो गई तो ए 20 हो गई। मांग कीमत 5 रुपए हो गई तो ए 10 हो गई। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे मांग की मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इन दोनों में कैसा संबंध है, विपरीत या ऋणात्मक संबंध है। ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस प्रकार ये मांग के नियम की शान है। मांग वक्र कैसे बनेगा, ऋणात्मक ढाल इससे नीचे गिरता हुआ। ठीक है, ये क्या है, मांग वक्र है। ठीक है, मांग वक्र ढाल कैसा है, ऋणात्मक ढाल वाला, नीचे ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है। तो ये तो हो गया मांग का नियम। तो मांग का नियम बच्चों आपके अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ वस्तुओं की। कुछ वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले हमने देखो संबंधित वस्तुओं में स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तुओं को अच्छी से समझ लिया था। ठीक है, स्थानापन्न और पूरक वस्तु के बाद के अलावा होती है एक सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तुएं क्या होती है कि सामान्य वस्तुएं वैसे ऐसी वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर घटती है। उपभोक्ता की आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई तो इसकी मांग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर उपभोक्ता की आय कम हो गई तो इसकी मांग में भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या कहलाती है, सामान्य वस्तु। सामान्य सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तुएं के बारे में भी बताया है कि सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने पर घटती है। यानी सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तथा
उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मांग मात्रा में कमी हो जाती है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और उपभोक्ता की आय में कमी हो गई तो मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे उदाहरण है देसी घी, बासमती चावल, ये सामान्य वस्तुओं के उदाहरण है। क्योंकि उपभोक्ता क्या करेगा, अपनी आय बढ़ने पर देसी घी की मात्रा बढ़ाएगा, और आय कम हो जाएगी तो देसी घी की मात्रा को कम कर देगा। ठीक है, तो हमने सामान्य वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब सामान्य वस्तुओं के जो मांग होते हैं वो धनात्मक ढाल लिए हुआ, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग होकर धनात्मक ढाल लिए होता है। जैसे आय बढ़ेगी तो मात्रा भी बढ़ेगी। तो यहाँ मैंने मांग मात्रा और यहाँ उपभोक्ता की आय को दर्शाया। ठीक है, ये दर्शाता है आय शिष्य वक्र, यानी आय उपभोग वक्र, आय उपभोग वक्र को दर्शाता है, जो कि धनात्मक ढाल लिए होता है। तब जब वस्तुएं सामान्य होती है। वस्तु की प्रकृति कैसे होती है, सामान्य वस्तुएं होती है। तो सामान्य वस्तुओं बच्चों आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वस्तु की बात करते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तु, देखो नाम से पता चल रहा है निम्न स्तरीय वस्तु। तो निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे, उसको कम यूज करेंगे, और आय घट गई तो उसका ज्यादा उपयोग करेंगे। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग मात्रा में कमी होती है, और उपभोक्ता की आय कम होने पर मांग मात्रा में वृद्धि होती है। यानी उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है निम्न स्तरीय वस्तु में। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो उस वस्तु की मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, डाउन हो जाती है, और आय कम होने पर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे इसका उदाहरण है वनस्पति घी। वनस्पति का मतलब डालडा घी। ठीक है, कि लोग क्या है ज्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे तो वो क्या करेंगे, डालडा घी नहीं खाएंगे, वो वनस्पति घी नहीं खाएंगे, वो अब क्या खाएंगे, देसी घी खाएंगे। यानी वनस्पति घी की क्या होगी, मांग में कमी होगी। दूसरा है मोटा अनाज, जिसे मक्का और बाजरा। जब आय कम होती है तो लोग क्या करते हैं, बाजरा या मक्का या मोटा अनाज खाते हैं, परंतु आय बढ़ने पर वो क्या करेंगे, इसकी जगह गेहूं का उपयोग करने लग जाएंगे, तो इनकी मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पर तो जब कीमतें कम होती है तो लोग क्या वनस्पति घी का उपयोग उपभोक्ता की आय कम होती है तो वनस्पति घी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी है, निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है, और उपभोक्ता की आय कम होने पर बढ़ जाते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है। इनका जो आय उपभोग वक्र होता है वह
नीचे की ओर होता है, यानी ऋणात्मक ढाल होता है। ये हो गया आई सी सी वक्र, आई उपभोग वक्र। ये हो गई वस्तु की मात्रा और ये होगी उपभोक्ता की। ठीक है, तो बच्चों निम्न स्तरीय वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगी। अब है एक अन्य वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं। तीसरी है गिफिन वस्तु। देखो गिफिन वस्तुएं क्या होती है, समझा देता हूँ। बहुत गिफिन वस्तुएं क्या होती है, इसका एक नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी इसका प्रश्न पूछा जाता है। गिफिन वस्तुएं क्या होती है? गिफिन वस्तुएं एक निम्न प्रकार की या निम्न स्तरीय वस्तुएं होती है। गिफिन वस्तुएं क्या होती है? एक निम्न स्तरीय वस्तुएं होती है जो कीमत घटने पर इसकी मात्रा में कमी होती है और कीमत बढ़ने पर इसकी मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, वही क्या होती है? गिफिन वस्तुएं कहलाती है। तो गिफिन वस्तुएं क्या होती है? गिफिन वस्तुएं निम्न स्तरीय प्रकार की वस्तुएं होती है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता अर्थात कीमत बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर इनकी मांग घट जाती है। गिफिन वस्तुएं कहलाती है। तो गिफिन वस्तुएं क्या होगी? गिफिन वस्तुएं एक निम्न स्तरीय प्रकार की वस्तुएं होती है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कीमत बढ़ने पर इनकी मांग मात्रा बढ़ जाती है और कीमत घटने पर इनकी मांग मात्रा में कमी हो जाती है, घट जाती है। वही क्या कहलाती है? गिफिन वस्तुएं कहलाती है। इसका नाम गिफिन क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका प्रतिपादन गिफिन नामक एक अर्थशास्त्री ने किया था, इस कारण से इसका नाम पड़ा है गिफिन वस्तुएं। तो इस प्रकार आज आपको मैंने मांग से संबंधित टॉपिक के बारे में चर्चा की कि मांग क्या होती है। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या है। ठीक है, मांग फलन क्या है, मांग का नियम क्या है, और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ा, जैसे स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं और गिफिन वस्तुएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम है उसकी दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।